रुड़की में सीसीटीवी के आगे बैनर और होर्डिंग लगे हुए हैं, जिससे कि सीसीटीवी पूरी तरह से बंद है। वहीं प्रशासन की टीम ने सीसीटीवी के आगे बैनर और होर्डिंग को हटाया है, लेकिन अभी भी कई जगह पर सीसीटीवी कैमरे के आगे होर्डिंग्स लगे हुए हैं। इसके साथ ही प्रशासन की टीम ने अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की। और ज्यादा जानकारी के साथ में रुड़की से मनोज जुयाल जुड़ गए हैं, संवाददाता लाइव। मनोज जी, कौन लोग हैं जिन्होंने सीसीटीवी कैमरे के आगे होर्डिंग्स लगा दिए हैं और साथ ही अब प्रशासन ने भी इस और कार्रवाई की है, तो क्या एक्शन लिया गया है प्रशासन की तरफ से? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो सीसीटीवी कैमरे हैं पुलिस की तीसरी आंख कही जाती है और जो आपराधिक घटनाओं का खुलासा में सीसीटीवी कैमरे की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। लेकिन शहर और देहात क्षेत्र में कई ऐसे जो होर्डिंग बैनर है, चाहे राजनीतिक हो, चाहे निजी कंपनी हो, चाहे अन्य पोस्टर, जो होर्डिंग्स हैं वो कैमरों के आगे लगा दिए गए, जिससे पुलिस को जो खुलासे करने होते हैं, जो घटनाओं का आपराधिक घटनाओं को उस सीसीटीवी कैमरे के मद्देनजर उसमें कैद हो जाए, उसमें काफी दिक्कतों का सामना करना है। आपको बता दो कि पिछले दिनों जो आकाश हत्याकांड हुआ था, रुड़की शहर में हुआ था, इस दौरान जब पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे खंगाले तो इस दौरान पता चला कि जो सीसीटीवी कैमरा लगे हुए हैं उसके आगे एक बड़ा सा होर्डिंग लगा हुआ है, जिससे जो आपराधिक घटनाएं हैं, जो अपराधी हैं, वो उस कैमरे में कैद नहीं हो पाए। इसलिए पुलिस और प्रशासन और नगर निगम अब हरकत में आया है और जो शहर में लगे हुए जो बैनर हैं, जो सीसीटीवी जो कैमरों के आगे लगे हुए जो बैनर हैं, होल्डिंग हैं, उनको हटाने का काम शुरू कर दिया गया है। और इसमें नगर निगम की खास भूमिका है, क्योंकि नगर निगम अब लगातार उन होल्डिंगों को जो अवैध तरीके से लगाए गए हैं और उनके माध्यम से जो पुलिस को आपराधिक घटनाओं में खुलासा करने में दिक्कत हो रही है उसको नगर निगम में सहायता कर रहा है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि शहर और देहात क्षेत्र में पुलिस के लगभग 100 से अधिक सीसीटीवी कैमरे लगाए हुए हैं और अन्य जो व्यापारी हैं उनके अपने प्रतिष्ठानों के आगे भी लगाए हुए हैं। लेकिन जो होल्डिंग और बैनर है वो इसमें रोड़ा बन रहे हैं और पुलिस की जो आपराधिक घटनाओं में जो खुलासा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं वो इसमें थोड़ा सा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जी बिल्कुल, लेकिन अब प्रशासन की तरफ से इस पर एक्शन भी लिया जा रहा है। जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। और प्रदेश में गुलदार के आतंक को लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने चिंता जाहिर की और वन अधिकारियों की मीटिंग ली। सीएम धामी ने कहा है कि घटना में रोकने में नाकाम अधिकारियों पर एक्शन होगा और वहीं प्रभावित एरिया में अधिकारियों को 24 घंटे अलर्ट मोड पर भी रहने के निर्देश दिए गए। इसके साथ ही मानव वन्यजीव संघर्ष में आर्थिक सहायता को 4 लाख से 6 लाख तक बढ़ाया जा सकता है और 2 बार कैबिनेट में प्रस्ताव आने के बाद भी अभी तक राशि नहीं बढ़ सकती है, और जिस पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चिंता भी जाहिर की है। उत्तराखंड में जंगली जानवरों के हमले रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। हालात ये है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी इसे लेकर गंभीर चिंता जाहिर कर रहे हैं। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। उत्तराखंड में जंगली जानवरों के हमले अब क्या पहाड़ और क्या मैदान, हर जगह परेशानी का सबब बनते जा रहे हैं। रविवार को राजधानी देहरादून में ही कैनाल रोड इलाके में गुलदार ने 12 साल के एक बच्चे को गंभीर रूप से घायल कर दिया। दून हॉस्पिटल में भर्ती इस बच्चे का हालचाल जानने कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी भी पहुंचे। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी सोमवार शाम को प्रमुख सचिव वन आर.के. सुधांशु और चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन समीर सिन्हा की मीटिंग बुलाई। मुख्यमंत्री ने प्रभावित क्षेत्रों में वन विभाग को 24 घंटे अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए लापरवाही बरतने वाले अफसरों पर कड़ा एक्शन किया जाएगा। यदि बीते साल का आंकड़ा देखा जाए तो साल 2023 में 66 लोग मारे गए, जबकि 320 लोग घायल हुए। इस साल 15 दिनों में 3 लोग मारे गए और 7 लोग घायल हुए। 2 जनवरी को कोटद्वार के मखाना गांव में भालू के हमले में एक महिला घायल हुई, जिसे एम्स में भर्ती कराया गया। 5 जनवरी को उत्तरकाशी के कृष्णा गांव के एक युवक पर गुलदार ने हमला कर दिया। 10 जनवरी को खटीमा में बाघ ने एक महिला को मार डाला। 14 जनवरी को खटीमा के घोसी कुआं में गुलदार ने 3 लोगों को घायल किया। 14 जनवरी को ही नानक मत्ता में 4 साल के मासूम को गुलदार ने मार डाला।
14 जनवरी को ही देहरादून में गुलदार ने 12 साल के एक बच्चे पर हमला किया, तो नैनीताल के सौंड गांव में भी भालू के हमले में एक महिला घायल हो गई। उनको निश्चित किया है कि आप क्योंकि कोई बड़ी घटना हो सकती है, तो उन्होंने कहा कि हम ट्रैंकुलाइज करके, अब पिंजरे तो उन्होंने काफी दिनों से लगाए, मैंने एक तो आप पिंजरों को बढ़ाइएगा और नहीं तो उसको ट्रैंकुलाइज करके बेहोश करके उसको यहाँ से कहीं बाहर शिफ्ट कीजिएगा, अदरवाइज सरकार से वो इसी क्षेत्र में घूम रहा है, कोई बड़ी घटना हो सकती है। सीएम धामी ने प्रभावित क्षेत्रों में और पिंजरे लगाने और नाइट पेट्रोलिंग बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री जल्द ही जंगली जानवरों के हमले में मृत्यु होने पर मृतक परिजनों को दी जाने वाली आर्थिक सहायता 4 लाख से बढ़ाकर 6 लाख कर सकते हैं। मुख्यमंत्री ने अफसरों को शीघ्र इसका प्रस्ताव भेजने के निर्देश दिए हैं। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। सोमवार को हरिद्वार में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने हर की पैड़ी पर पहुंचकर पूजा अर्चना की, जिसके बाद में सीएम धामी ने निरंजनी अखाड़े द्वारा अयोध्या के लिए शुरू की गई राम विग्रह प्राण प्रतिष्ठा कलश यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। हर की पैड़ी से शुरू हुई यात्रा कई पड़ाव पार करते हुए अयोध्या पहुंचेगी और इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने साधु संतों के साथ में पूजा भी की। अयोध्या में होने जा रही प्राण प्रतिष्ठा पर खुशी जताते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि लंबे इंतजार के बाद ये समय आया है, हम भाग्यशाली हैं, हम इस महोत्सव के साक्षी बन रहे हैं। आज प्राण प्रतिष्ठा के लिए मां गंगा का जल, यमुना का जल, सरयू का जल वहां जा रहा है और भगवान की प्राण प्रतिष्ठा में यहाँ से ही देवभूमि से लोग अपना प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। हम हमारे प्रधानमंत्री जी का और हमारे सभी जो लोग वहाँ पर इस कार्य को करवा रहे हैं, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ये कालखंड हमको बड़े लंबी प्रतीक्षा के बाद मिल रहा है। हम सबका सौभाग्य है कि ऐतिहासिक पल के हम सब साक्षी। कल हरिद्वार पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भक्ति रस में सराबोर दिखे। हरिद्वार में हर की पैड़ी पर मुख्यमंत्री ने भजन गाकर सुनाया, जय सिया राम भजन गाकर भी सुनाया। सीएम का भजन सुनकर वहां मौजूद सभी लोग भी झूमने लगे। श्री राम जय जय राम, जय राम श्री राम जय जय राम, जय राम श्री राम जय जय राम, जय राम श्री राम जय। लोकसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी की पूरी टीम ने जिस तरह से आपका दामन छोड़ा, उसकी अटकलें पहले से लगाई जा रही थी। कांग्रेस से लेकर क्षेत्रीय दल भी इन नेताओं को लपकने की फिराक में थे, लेकिन कांग्रेस तो अपनी ही बिखरी टीम को समेटने में नाकामयाब साबित हो रही है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। दो 2022 की विधानसभा चुनाव के बाद से आम आदमी पार्टी का भविष्य उत्तराखंड में साफ हो गया था। कांग्रेस के कई नेता 2022 चुनाव के बाद आपके हो चले थे, जिन्हें उम्मीद थी कि वो कांग्रेस में हुई अनदेखी की भरपाई आप में कर लेंगे, लेकिन एक साल बाद ही आपसे उनका मोह भंग हो गया। ये बात कांग्रेस के नेता जानते थे और अंदर खाने कोशिश ये थी कि एक बार फिर अपनी बिखरी टीम को समेट ले, लेकिन हुआ एकदम उलट। आपके संगठन संयोजक रहे जोत सिंह बिष्ट, जिन्होंने बीजेपी का दामन थामा है। वो कहते हैं कि कांग्रेस उनके लगातार संपर्क में थी। निश्चित रूप से कांग्रेस के कई नेताओं ने संपर्क किया, उत्तराखंड क्रांति दल के कुछ साथियों ने बात की, एक समानता पार्टी बनी है नहीं उसने की, एक और पार्टी नहीं बनी उन्होंने संपर्क किया, कई लोगों ने किया और मैंने उन सबको धन्यवाद दिया कि आपने मुझे इस लायक समझा। यूकेडी से लेकर दूसरे दलों के नेताओं ने भी उन्हें पार्टी ज्वाइन करने के लिए संपर्क किया था। वहीं अपने बिखरे कुनबे को लेकर कांग्रेस का कहना है कि सबको एक करेंगे। आने वाले दिनों में कांग्रेस में भी दूसरे दलों के नेताओं की ज्वाइनिंग होगी। कोशिश कर रहे हैं सर उन लोगों को, अपने लोगों को जोड़ने की जो दूसरे दलों में। देखिए दूसरे दलों में नहीं, दूसरे दलों के लोग आने वाले समय में कांग्रेस में सम्मिलित होंगे। अब भले ही आने वाले दिनों में पॉलिटिकल पार्टीज में दल बदल का खेल जोरों पर चले, लेकिन इतना जरूर है कि आप में गई अपनी बिखरी टीम को कांग्रेस समेटने में एक बार फिर नाकामयाब हो गई।
न्यूज 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी उनियाल की रिपोर्ट। सोमवार को देहरादून में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में सुनवाई की व्यवस्था के लिए बने उत्तराखंड ऑनलाइन आरटीआई पोर्टल का शुभारंभ किया। ऑनलाइन आरटीआई पोर्टल की मदद से लोगों का अपीलों की सुनवाई में आने जाने में लगने वाला समय भी बचेगा और खास तौर पर दूरस्थ इलाकों में रहने वाले लोगों को इसका ज्यादा फायदा होने की बात सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कही। उत्तरकाशी की यमुना घाटी में मूल निवास 1950 को लेकर लोगों ने प्रदर्शन किया और गंगनानी के यमुना नदी के स्थानीय निवास की प्रतियों को यमुना में प्रवाहित भी किया गया। वहीं प्रदर्शन कर रहे लोग जल्द मूल निवास 1950 को लागू करने की मांग कर रहे हैं और मांग पूरी नहीं होने पर आर पार की लड़ाई की बात भी कही गई। मूल निवास को उत्तराखंड सरकार 1950 को समाप्त कर रखा है और स्थायी निवास पर बाहरी प्रदेश के लोग यहां पर रोजगार पा रहे हैं। इसलिए उत्तराखंड सरकार से निवेदन है कि आप उत्तराखंड में सरकारी भर्तियों के लिए 1950 मूल निवास। हम अपने प्रति एक लड़ाई लड़ रहे हैं क्योंकि जब से ये स्थायी निवास बन रहा है बाहर के लोग आ रहे हैं। स्थायी निवास सबका बनता है और अगर मूल निवास बनेगा तो वो सबका नहीं बन पाएगा क्योंकि हमारे डॉक्यूमेंट से बनता है। तो डॉक्यूमेंट में अगर मूल लिखा होगा कि हम कहाँ के। बागेश्वर के उत्तरायणी मेले में राजनीतिक मंच भी सजा, जिसमें मूल निवास और सशक्त भू कानून को लेकर युवा जुटे और कुली बेगार प्रथा की तर्ज पर स्थायी निवास प्रमाण पत्र की प्रतियां सरयू में बहाई गई। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। एक लंबे अरसे के बाद उत्तराखंड में कई संगठनों के लोग फिर से आंदोलित हैं और इस बार का मुद्दा है सशक्त भू कानून और मूल निवास प्रमाण पत्र। लोगों में गुस्सा इस बात का है कि सशक्त भू कानून नहीं होने की वजह से राज्य की जमीन को राज्य से बाहर के लोग बड़े पैमाने पर खरीद रहे हैं और राज्य के संसाधन पर बाहरी लोग हावी हो रहे हैं। इसकी मांग काफी समय से तेजी से उठ रही है, लेकिन जो सत्ता में बैठी हुई सरकार है वो पूरी तरीके से इस चीज से मुंह मोड़ रही है। इसका सबसे बड़ा कारण ये है क्योंकि जो बाहर से लोग आए हैं उनका भी स्थायी बन रहा है और 1950 से पहले जो उत्तराखंडी है उनका भी स्थायी बन रहा है। हर कोई मूल निवास और भू कानून के पक्ष में अपनी अपनी दलीलें दे रहा है, लेकिन मूल निवास और स्थायी निवास के पीछे तकनीकी पहलू क्या है, इस पर अभी भी हर कोई बात करने से बच रहा है। कांग्रेस ने मूल निवास पर सरकार को अपनी नीतियां साफ करने को कहा, तो इधर बीजेपी सांसद का कहना है कि मूल निवास और भू कानून पर उचित फैसला लिया जाएगा। मूल निवास के बारे में भूमि कानून में बाहरी और अंदर का ये जो झगड़ा जो फैला रहे हैं, ये हमेशा जब चुनाव होता है उस समय ये ताकतें आ जाती हैं और सारे कानून को भटका करके बाहरी बना अंदरूनी करके। इस मामले में यह भी कहना है कि सरकार के माध्यम से और हमारे मुख्यमंत्री जी के माध्यम से भी बयान आए हैं, बातचीत आई है। हम लोग सब विचार विमर्श करके जो भी निर्णय लेंगे उचित लेंगे। उत्तरायणी मेले में मूल निवास और सशक्त भू कानून की मांग को लेकर कई संगठनों ने अपनी आवाज बुलंद की। ऐसे में देखना होगा कि आने वाले दिनों में मूल निवास और सशक्त भू कानून की जंग कितनी धारदार होती है। न्यूज 18 के लिए बागेश्वर से सुष्मिता थापा की रिपोर्ट। टिहरी के लमगांव नगर पंचायत में वोटर लिस्ट में फर्जी वोटरों के नाम चढ़ने का मामला सामने आया है, जिसको लेकर स्थानीय लोगों ने डीएम से शिकायत की है और मामले की जांच की मांग भी की गई। शिकायतकर्ताओं का कहना है कि लमगांव नगर पंचायत में पिछली बार करीब 1300 वोटर थे, लेकिन अब 3400 वोटर लिस्ट में चढ़ाए गए हैं, जो पूरी तरह से फर्जी है और मामले में जांच कर कड़ी कार्रवाई की जाए। वहीं मामले में डीएम ने 1 हफ्ते में जांच का आश्वासन भी दिया। और अचानक उसमें जो है इस बार 3400 वोटर जो है इस बार वहाँ चढ़े हैं और जिसमें जो है मैं दावे के साथ ये कह सकता हूँ कि 1 नहीं 2 नहीं सैकड़ों नहीं 1000 के लगभग जो है फर्जी नाम चढ़े हुए हैं, जिनका लमगांव से कोई लेना देना नहीं है। जिसमें कि लमगांव में वोटर लिस्ट में कुछ ऐसे नाम जोड़े जाने के बारे में बताया जो कि वहाँ नहीं रहते हैं, तो इसमें अधिकारियों को बता दिया गया है, उसकी 1 सप्ताह में जाँच करके रिपोर्ट देंगे।
जोशीमठ में बद्रीनाथ नारायण के खजांची भगवान कुबेर अपने नए मंदिर में विराजमान हो गए हैं। वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ में 12 जनवरी से भगवान कुबेर की विशेष पूजा अर्चना पांडुकेश्वर गांव में संपन्न की जा रही है और इस दौरान गांव में हर्षोल्लास का वातावरण भी बना रहा। कई देवी देवता मनुष्य पर अवतार को लेकर अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए भी पहुंचे। हरिद्वार में साधु संत अपने अनुयायियों से जुड़े रहने के लिए सोशल मीडिया का बढ़ चढ़कर इस्तेमाल कर रहे हैं। हरिद्वार में कई बड़े संतों के सोशल मीडिया अकाउंट पर तो लाखों की संख्या में फॉलोवर्स जमा हो गए हैं। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। फिल्म अभिनेता, सेलिब्रिटीज और नेता सोशल मीडिया पर अपने विचार तो साझा करते ही हैं, लेकिन साधु संतों के बीच भी अब सोशल मीडिया का क्रेज लगातार बढ़ता जा रहा है। हरिद्वार के कई बड़े संतों के सोशल मीडिया पर अकाउंट हैं, जिसके जरिए साधु संत भक्तों अनुयायियों से जुड़े रहते हैं। साथ ही धार्मिक और आध्यात्मिक विचारों को भी लोगों तक पहुंचाते हैं। निरंजनी अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी कैलाशानंद गिरी इस रेस में काफी आगे हैं। स्वामी कैलाशानंद के YouTube अकाउंट पर अच्छे खासे फॉलोवर्स हैं, जिसके चलते हाल ही में उन्हें सिल्वर बटन भी मिला है। इस सोशल मीडिया के अंतर्गत लोगों को अपने धर्म के प्रति, अपने सिद्धांतों के प्रति, अपने संस्कारों के प्रति, उनको समाज को केवल जागृत ही नहीं करते, इनसे संस्कार देने का भी काम होता है और समाज सत्संग से जुड़ा रहता है। स्वामी कैलाशानंद गिरी का कहना है कि वे धार्मिक अनुष्ठान करने वाले संत हैं। आस्थावान लोग इस तरह के अनुष्ठानों से जुड़ना चाहते हैं, इसीलिए लोग सोशल मीडिया पर उन्हें फॉलो करते हैं। हमारा नवरात्र की साधना थी, हमारे सावन के साधना थे, हमारे जो अपने प्रवचन होते हैं वो एक एक दिन में हमने कहा ना आपको 15-15 मिलियन चला जाता है और बिना खर्च किए 1 रुपया आज तक हमने कभी कृष्णानंद को सोशल मीडिया के लिए नहीं दिया, 1 रुपया। तो मैं तो ये प्रेरणा देना चाहूँगा अन्य लोगों को भी कि आप ऑर्गेनिक बनो, निस्संदेह आपको पसंद करेंगे। शुरुआत में सोशल मीडिया को सिर्फ मनोरंजन का साधन माना जाता था, लेकिन मौजूदा समय में सोशल मीडिया जानकारी साझा करने का एक महत्वपूर्ण माध्यम बन गया है। लिहाजा साधु संत भी खुलकर सोशल मीडिया के जरिए धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए हरिद्वार से पुलकित शुक्ला की रिपोर्ट। और चलिए पहाड़ से जुड़ी हुई 10 बड़ी खबरें आपको दिखाते हैं फटाफट अंदाज में। देहरादून के चक्राता में बारिश और बर्फबारी नहीं होने से सेब, खुमानी, आड़ू की फसल पर बुरा असर पड़ा है, जिससे कि किसान परेशान हैं। हरिद्वार में मकर संक्रांति के दिन हर की पैड़ी पर लोगों की भारी भीड़ उमड़ी। श्रद्धालुओं ने मां गंगा में आस्था की डुबकी लगाई। उत्तरकाशी में भी मकर संक्रांति के पावन पर्व पर सैकड़ों श्रद्धालुओं और देव डोलियों ने गंगा में स्नान किया। पूजा अर्चना के बीच में श्रद्धालुओं ने मंदिरों में भी जलाभिषेक किया। टिहरी में डीएम ने जनता दर्शन कार्यक्रम में लोगों की शिकायतों को सुना। जनता दर्शन कार्यक्रम में 16 शिकायतें दर्ज की गई। रुद्रप्रयाग के जिला ऑफिस में जनता दरबार लगाया गया, जिसमें 15 शिकायतें आई। कई शिकायतों का निस्तारण किया गया। टिहरी में डीएम के नेतृत्व में कलेक्ट्रेट परिसर में स्वच्छता अभियान चलाया गया, जिसमें सभी अधिकारियों और कर्मचारियों ने हिस्सा लिया। हरिद्वार में विधायक मदन कौशिक के साथ में कई बीजेपी नेताओं ने हर की पैड़ी पर सफाई अभियान में हिस्सा लिया और झाड़ू लगाई। रामनगर के मोहन में एक टाइगर आबादी की ओर दिखाई दे रहा है। ये कभी बाजार के पास नजर आता है, तो लिहाजा वन विभाग भी अलर्ट पर है। चक्राता की कालसी में जोनसार बावर का पहला आश्रम अशोक शिलालेख के पास में बनने जा रहा है। महासू धाम के नाम से आश्रम बनेगा।
टिहरी में शहर के साथ ही अब अंतर्राज्यीय बोराड़ी बस अड्डे की भी स्थिति सुधरने की उम्मीद है, जिसके लिए पर्यटन विभाग प्लानिंग के लिए तैयारी कर रहा है। यह वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए न्यूज़ 18।